फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। तो आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी के ऐसे आप लोगों को लिए कितना 20 महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन लेके आया है जो आपके एग्जाम में 100% इसी में से आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा। और अभी तक आप लोग गेस क्वेश्चन बिल्कुल फ्री में नहीं लिए हैं। फ्री में आप लोग को पीडीएफ नोट्स दिया जाता है। आप लोग से 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है और आप लोग से फ्री में पीडीएफ आप लोग को दिया जाता है। तो आप लोग पीडीएफ नोट्स को फ्री में जरूर प्राप्त करिए। आप लोग को नंबर देना, आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो आप लोग को पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करें 62 23 62 023 462। आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो आप लोग को पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। नंबर फिर से नोट करिए 62 023 38 462। तो आज आप लोग को जितना क्वेश्चन बताएंगे उतना आप लोग ईमानदारी पूर्वक याद कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में 100% इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा या इसी में से रहेगा? इसी में से रहेगा 100%। तो पहला क्वेश्चन है, ग्रेग्रीन क्या है? ग्रेग्रीन क्या है? ग्रेग्रीन क्या है? तो पहाड़ी पर रहने वाले व्यक्तियों को कांटा चुभना आम बात है। जो पहाड़ पर व्यक्ति, पहाड़ी इलाकों में ना जो व्यक्ति रहता है उनको ना कांटा चुभना आम बात है। परंतु कांटा चुभने के बाद बहुत दिनों तक छोड़ देने के बाद व्यक्ति का पाँव जख्म का रूप लेता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, पहाड़ पर रह रहा है, पहाड़ी इलाका में, और वो खाली गोड़ी जाएगा पहाड़ पर, खाली गोड़े, तो उसको कांटा चुभ जाएगा। और कांटा चुभने के बाद ना उसको बहुत दिनों तक छोड़ देता है, तो वो क्या हो जाता है? ग्रेग्रीन का रूप ले लेता है, जिसको गाँव या देहात की भाषा में कहते हैं कुराटी। तो ये कुराटी का रूप लेता है। और जिसका इलाज ना मात्र पाँव काटना ही है, और जिसका इलाज मात्र पाँव काटना ही है, मतलब पाँव काट कर ही कहा जाता है। और कांटा चुभने पर जख्म ही ग्रेग्रीन कहलाता है। और कांटा चुभने पर जख्म ही ग्रेग्रीन कहलाता है। तो आप लोग को ग्रेग्रीन समझ में आ गया कि पहाड़ी पर रहने वाले व्यक्तियों को कांटा चुभना आम बात है, परंतु कांटा चुभने के बाद बहुत दिनों तक छोड़ देने के बाद व्यक्ति का पाँव जख्म का शक्ल ले लेता है, जिसका इलाज मात्र पाँव काटना ही है। कांटा चुभने पर जख्म की ही ग्रेग्रीन कहलाते हैं। तो आप लोग को 1 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है? ये 2014 में पूछा है, 11 में और 18 में। तो तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है? तो आप लोग इसको बताइए। तुलसीदास को ना भक्ति रूपी अमृत के समान सुंदर भोजन की भूख है। तुलसीदास को भक्ति रूपी अमृत के समान सुंदर भोजन की भूख है। अर्थात हे प्रभु, वह तुलसीदास से कहते हैं कि अर्थात हे प्रभु, अपने चरणों में ना मतलब राम जी से कहते हैं कि ऐसे अपने चरणों में ऐसी भक्ति दे दीजिए कि कोई दूसरा कामना न रह जाए। तो आप लोग इसका इतना ही जवाब दीजिएगा कि तुलसीदास को भक्ति रूपी अमृत के समान सुंदर भोजन की भूख है। अर्थात सुंदर भोजन की भूख है, अर्थात हे प्रभु, अपने चरणों में ऐसी भक्ति दे दीजिए कि कोई दूसरा कामना न रह जाए। इसका हो गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है? तो यह 2021 और 22 में पूछा है, तो 26 में भी पूछने का आपका चांस है। तो आप लोग इसे क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है? तो शिवाजी की तुलना भूषण ने इंद्र से, राम से, परशुराम, सीता और श्री कृष्ण आदि से की है। शिवाजी की तुलना भूषण ने इंद्र, राम, परशुराम, सीता, श्री कृष्ण आदि से की है। तो आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता? अगर हमें बोलने की शक्ति न होती तो क्या होता? तो अगर हमें वाक शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी पड़ती होती। अगर मान लीजिए हम सभी में ना बोलने का शक्ति नहीं होते तो हमसे क्या करते? गूंगा बता की तरह चुपचाप किसी कोने में बैठे रहते। और सभी लोग चुपचाप बैठे रहते, सभी लोग हैं जो क्या चुपचाप बैठे रहते हैं। और हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं, वह शक्ति न होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते और नहीं अनुभव कर पाते। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता? तो अगर हमें वाक शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होता और सभी लोग चुपचाप बैठा रहता। और हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं, वह शक्ति नहीं होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते और नहीं अनुभव कर पाते। तो आप लोग इसको कर लीजिए, 2 नंबर में पूछेगा आपके एग्जाम में। अगला है क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन भी है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा गया है। पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब क्या बन जाता है? कोई पुरुष है ना जो नारी का गुण लेता है तो वह क्या बन जाता है? यह साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों में पूछा है। 13 में पूछा है, 12 में है और 2012 में। तो इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिए, वीवीआई क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हो सभी वीवीआई है। पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। कोई पुरुष है ना, अगर वह नारी का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है। पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, यानी अर्धनारीश्वर बन जाता है। अर्थात अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसमें आधा अंग पुरुष का तथा आधा अंग नारी का होता है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। जैसे आप लोग एगो फोटो में देखे होंगे तो फोटो में आधा अंग नारी का रहेगा और आधा अंग पुरुष का रहेगा। आधा अंग नारी का और आधा अंग पुरुष का रहता है। तो आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह देवता देवता यानी अर्धनारीश्वर बन जाता है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसमें आधा अंग पुरुष का तथा आधा अंग नारी का होता है।
और नारीश्वर के माध्यम से यह बताया गया कि समाज में स्त्री और पुरुष दोनों का अपना स्थान और अपना महत्व है। तो आप लोग को 5 नंबर क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद करें। आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन को जरूर याद करिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन ये भी VVI क्वेश्चन है। आप लोग देखिए कितना बार पूछा गया है। उसके बाद है दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था। दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था, तो इसको चलते हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु बिलिंगटन नर्सिंग होम में 24 अप्रैल 1974 को हुआ। अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु बिलिंगटन नर्सिंग होम में 24 अप्रैल 1974 को हुआ। और नारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु बिलिंगटन नर्सिंग होम में 24 अप्रैल 1974 को हुआ। उस अस्पताल में रात्रि को उन्हें दिल का दौरा पड़ा और 3 मिनट के अंदर जेपी के मित्र रामनाथ जी गोयनका के घर अतिथि के रूप में इनके साथ रुके हुए थे। वो जहाँ से उन्होंने पहुंचा, लेकिन उन्हें बचा नहीं सका। मतलब अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर का निधन 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। उसे बिलिंगटन नर्सिंग होम में पहुंचा दिया गया था। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन जो है 7 नंबर इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, वे किसकी पुत्री थी। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या है, तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था और वह ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। कहला कि 2019 में और 21 में पूछा है, तो डायरेक्ट 2026 में भी टपक सकता है। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, वे किसकी पुत्री थी, तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था और वह ब्रज किशोर की पुत्री थी। तो इसको कर लीजिएगा। उसके बाद है हरचरना कौन है। हरचरना कौन है 2021 और 22 में पूछे हरचरना कौन है, तो हरचरना अधिनायक शीर्षक कविता में एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। हरचरना अधिनायक शीर्षक कविता में एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है और वह स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का। हरचरना है ना, जो स्कूल जाने वाला एक बदहाल गरीब लड़का है। राष्ट्रीय त्योहार के दिन झंडा फहराए जाने के जलसे में राष्ट्रगान दोहराता है। राष्ट्रीय त्योहार के दिन झंडा फहराए जाने के जलसे में राष्ट्रगान दोहराता है। हरचरना की पहचान फटा सूतना पहने एक गरीब छात्र के रूप में है। और हरचरना का पहचान फटा सूतना पहने एक गरीब छात्र के रूप में है। उसके बाद है प्रातःकाल का नव कैसा था। प्रातःकाल का नव कैसा था, ये काफ़ी बार पूछा गया, तो आप लोग इसको रटिए जाइएगा। साइंस 8 में, कॉमर्स में पूछा 2020 में, 17 में, इधर 11 में, इधर 16 और 17, तो 2026 में भी आपके एग्जाम में 100% पूछेगा। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। प्रातःकाल का नभ कैसा था। प्रातःकाल का नभ कैसा था, तो प्रातःकाल का नभ बिल्कुल नीले राख के समान स्वच्छ था। प्रातःकाल का नभ बिल्कुल नीले राख के समान स्वच्छ था। उसकी नीलिमा के बीच आने वाला उजाला हल्के रूप में झांकता सा नजर आता है। उसकी नीलिमा के बीच आने वाला उजाला हल्के रूप में झांकता सा नजर आता है। प्रातःकाल की उस बेला में आकाश नीले राख सा लगता है। प्रातःकाल की उस बेला में आकाश नीले राख सा लगता है। तो आप लोग इसे 9 नंबर क्वेश्चन को जरूर करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रातःकाल का नभ बिल्कुल नीले राख के समान स्वच्छ था और उसकी नीलिमा के बीच आने वाला उजाला हल्के रूप में झांकता सा नजर आता है। और प्रातःकाल की उस बेला में आकाश नीले राख सा लगता है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है, तो प्रवृत्ति मार्ग वह मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग वह मार्ग है जिसमें नारी को गृहिणी और अपने काम की पूर्ति के लिए गले से लगा रखा जाता है। प्रवृत्ति मार्ग वह मार्ग है जिसमें नारी को गृहिणी और अपने काम की पूर्ति के लिए ना गले से लगा रखा जाता है। इसको करने वाले प्रवृत्ति मार्गी कहलाए। और जो प्रवृत्ति मार्गी है उन्होंने नारी को गले से लगाया, क्योंकि जीवन से भी आनंद चाहते थे और नारी जी आनंद की खान थी। तो आप लोग को प्रवृत्ति मार्ग समझ में आ गया कि प्रवृत्ति मार्ग वह मार्ग होता है जिसमें नारी को गृहिणी मतलब घर वाइफ साहब हाउसवाइफ और अपने काम की पूर्ति के लिए गले से लगा रखा जाता है। इसको करने वाले प्रवृत्ति मार्गी कहले। जो प्रवृत्ति मार्गी हुए उन्होंने नारी को गले से लगाया, क्योंकि जीवन से भी आनंद चाहते थे और नारी आनंद की खान थी। उसके बाद है निर्वृत्ति मार्ग वह मार्ग है। निर्वृत्ति मार्ग वह मार्ग है जिसमें जीवन में नारी को अलग रखा जाता है। इस मार्ग को अपनाने वाले निर्वृत्ति मार्ग कहलाते हैं। निर्वृत्ति मार्ग जीवन के साथ नारी को अलग रख छोड़ा, क्योंकि नारी उनके किसी काम की चीज नहीं थी, उसे व्यतिरिक्त मुक्ति की प्राप्ति थी। तो आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है। शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है। जिस तरह मृगराज मतलब सिंह हाथी पर आक्रमण कर उसे मार डालता है। जिस तरह मृगराज का मतलब होता है सिंह यानी शेर, हाथी पर आक्रमण करके और उसको मार डालता है, उसी तरह शिवाजी है ना, जो शत्रु सेना पर आक्रमण करके सेना को छीन भिन कर देते हैं। तब भूषण ने शिवाजी की तुलना मृगराज से की है। जिस तरह, तो आप लोग ये क्वेश्चन को जरूर याद करिए। 11 नंबर भी है जो VVI क्वेश्चन है। उसके बाद है कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। ये है जो मतलब या क्या बोलता है तुलसीदास और इधर
मलिक मोहम्मद जैसी। तो कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? तो आप लोग ये 12 नंबर क्वेश्चन को जवाब दीजिए। तो तुलसी कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? तो इसको भी आप लोग जवाब दीजिए। तो कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए की है क्योंकि दर्पण स्वच्छ और निर्मल होता है। कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए की है क्योंकि दर्पण स्वच्छ और निर्मल होता है। उसमें मनुष्य की वैसी ही प्रतिछाया दिखती है, उसमें मनुष्य की वैसी ही प्रतिछाया दिखता है जैसा वास्तव में होता है। कवि स्वयं को दर्पण के समान स्वच्छ और निर्मल भाव से ओतप्रोत मानता है। उसके हृदय में जरा सा भी कृत्रिमता नहीं है। उनके इन निर्मल भाव के कारण ही बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर लालसा के साथ उसके मुख की ओर निहारते रहते हैं। तो आप लोग को 12 नंबर क्वेश्चन समझिए। कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? तो कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए की है क्योंकि दर्पण स्वच्छ और निर्मल होता है। उसमें मनुष्य की वैसी प्रतिछाया दिखता है जैसा वास्तव में होता है। कवि स्वयं को दर्पण के समान स्वच्छ और निर्मल भाव वाला से ओतप्रोत मानता है। उसके हृदय में जरा सा भी दिखावा कृत्रिमता नहीं। उसके इन निर्मल भाव के कारण ही बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़ कर लालसा के साथ उनको मुख की ओर निहारते रहते हैं। तो आप लोग को 12 नंबर क्वेश्चन जरूर समझिए। उसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन है जो भी है। 13 नंबर है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो बातचीत करने की कला होता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो आप लोग 13 नंबर क्वेश्चन को समझिए। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है जो एक बातचीत करने की कला है और जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है, जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। इस बातचीत कला में ऐसी चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है और साथ ही इस का अन्य नाम शुद्ध गोष्ठी है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। इस बातचीत कला में ऐसी चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है, साथ ही इसका अन्य नाम शुद्ध गोष्ठी है। तो आप लोग को 13 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी भितिहरवा के शिक्षक थे। पुंडलिक जी थे ना जो भितिहरवा आश्रम विद्यालय के शिक्षक थे। और गांधी जी ने पुंडलिक जी को बेलगांव से बुलाकर भितिहरवा के आश्रम विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया। और गांधी जी ने पुंडलिक जी को न बेलगांव से बुलाकर भितिहरवा के आश्रम विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया। गांधी जी चाहते थे कि निर्भीक एवं कर्मठ पुंडलिक जी ग्रामवासियों के दिल से अंग्रेजी का भय दूर करे। तो आप लोग इसको समझ में आ गया। उसके बाद नारी की पराधीनता कब आरंभ हुई है? 21 और 22 में पूछा है, तो ये भी आई है। नारी की पराधीनता कब आरंभ हुई है? 15 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई थी? तो नारी की पराधीनता कब आरंभ हुई? जब मानव जाति कृषि का आविष्कार किया तो पुरुष बाहर खेत में काम करने लगा और नारी घर में काम करने लगी। तो जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तो नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, खेती बाड़ी का आविष्कार किया, तो नारी घर में रहने लगी और पुरुष बाहर काम करने लगा। जैसे अभी के ज़िंदगी में देखिए, पुरुष बाहर कमा रहा है और नारी घर के अंदर खाना वाना बना रही है और घर का काम कर रही है। यहाँ से ज़िंदगी 2 टुकड़ों में बँट गया और यहाँ से ज़िंदगी ने 2 टुकड़ों में बँट गई। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन असीमित हो गया एवं छोटी ज़िंदगी बड़ी ज़िंदगी के अधिकाधीन होती चली गई और छोटी ज़िंदगी न बड़ी ज़िंदगी की अधिकाधिक होती चली गई। कृषि विकास के साथ ही नारी की पराधीनता आरंभ हुई। कृषि के विकास के साथ ही नारी की पराधीनता आरंभ हुई। तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया कि जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तो नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ से ज़िंदगी 2 टुकड़ों में बँट गई। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन असीमित होता गया। छोटी ज़िंदगी बड़ी ज़िंदगी के अधिकाधिक अधीन होती चली गई और कृषि विकास के साथ ही नारी की पराधीनता आरंभ हुई। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थी से भगत सिंह की क्या अपेक्षा था? विद्यार्थियों से ना भगत सिंह की क्या अपेक्षा था? तो आप लोग इसको करिए। तो भगत सिंह विद्यार्थियों को राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण मानते थे। भगत सिंह विद्यार्थियों को ना राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण कारण मानते थे। सच्ची लगन, सच्चित्रता, एकनिष्ठ भावना एवं नैतिक गुणों के साथ विद्यार्थी को अध्ययन के साथ राजनीति में भी सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। यानी विद्यार्थी को ना अपने पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में भी भाग लेना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य किरानी पैदा करना ही नहीं। शिक्षा का उद्देश्य किरानी पैदा करना नहीं, यह अनुपयोगी, निकम्मी और अति अहितकर है। आज के नौजवान कल के राष्ट्र के कर्णधार, रक्षक है, शासक है। अतः उन्हें सम्यक अध्ययन के साथ देश की स्वतंत्रता एवं संपन्नता के लिए ठोस कार्य करना चाहिए। इसके लिए उन्हें आत्मा बलिदान तैयार करना चाहिए। तो आप लोग को 16 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया। 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। 17 नंबर क्वेश्चन है जेबी वीवीआई 2014 और 10 में पूछा तो 2026 में टपक सकता है। तो आप लोग इसको छोड़िएगा मत। लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। तो आप लोग को आराम से लिखना है लहना सिंह के प्रेम के बारे में। लहना सिंह सूबेदारनी के साथ भावात्मक प्रेम था। लहना सिंह का सूबेदारनी के साथ भावात्मक प्रेम था। वह एक सच्चा प्रेमी है। जो प्रेम का प्रतिदान नहीं चाहता, जो प्रेम का प्रतिदान नहीं चाहता, वह प्रेम में उत्सर्ग होना चाहता है।
और प्रेम की इस कसौटी का निर्वाह करता हुआ वह सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा करता हुआ शहीद हो जाता है। तो लहना सिंह था जो सूबेदारनी से एकदम सच्चा प्यार करता था, उसको प्यार नहीं मिलने पर भी ना उसने लहना सिंह को ना सूबेदारनी कही कही थी कि जिस तरह तुमने मेरे बचपन में रक्षा की थी उसी तरह मेरे बेटे और पति का रक्षा करना, उसका जिम्मेदारी आपका है। और उसको करते करते लहना सिंह शहीद हो गए। तो समझ में आ गया। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध ने आनंद से क्या किया? महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से क्या कहा? तो महात्मा बुद्ध ने अब बुद्ध ने एक दिन आयुष्मान आनंद से कहा कि मैंने अपने संघ में नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार देकर अच्छा नहीं किया। बुद्ध ने एक दिन आयुष्मान आनंद से कहा कि मैंने अपने संघ में नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार देकर अच्छा नहीं किया। मैंने जो धर्म चलाया, कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म चलाया था। वह 5000 वर्षों तक चलने वाला था, वह 5000 वर्षों तक चलने वाला था, लेकिन अब वह 500 वर्ष तक ही चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। कौन बोला? महात्मा बुद्ध ने बोले थे। तो आप लोग को ये भी समझ में आ गया। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन है, गाय किस ओर दौड़ पड़ी? गाय किस ओर दौड़ पड़ी? तो सुबह होते ही गाय ने अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए गौशालाओं की तरफ दौड़ पड़ी। तो इसको लिखिएगा गोठो। गोठो मतलब खरीकों में ना बंधी हुई गाय सुबह होते ही अपने अपने बछड़ों को वात्सल्य दूध पिलाने के लिए दौड़ पड़ी। रात में बछड़े और गाय अलग अलग बांधे जाते, सुबह होते ही खूंटे से खोल दी जाने पर गाय रंभाती हुई अपने बछड़ों को दूध पिलाने दौड़ पड़ती है। जैसे गाय से होता है जो ना, गाय को अगर रात को बांध दीजिएगा पलानी में तो वो छटपटा रहेगा अपन बच्चा को दूध पिलाने के लिए। जैसे ही खूंटा से खोल दीजिएगा तो सुबह होगा दौड़े जाएगा अपना बच्चा के पास और उसको दूध पिलाने लगता है। तो इसी की बोल रहा है कि गाय किस ओर दौड़ पड़ी? तो सुबह होते ही गाय अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए गौशालाओं से भागती हुई अपने बछड़ों के पास पहुंची। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट किया गया, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है? बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है? तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चल पाता है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चल पाता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण दोष का कभी पता नहीं चल पाएगा। मतलब बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का राय है कि अगर बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चल पाता है, अगर कोई मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण दोष का पता कभी नहीं चल पाएगा। और एडिसन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में हो सकता है, जिसका तात्पर्य हुआ जब 2 आदमी होते तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, वह 2 बार कोसों दूर। तो आप लोग को 20वीं क्वेश्चन समझ में आया। उसके बाद 21 नंबर समझ लीजिए। बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा वे डाकिये की राह क्यों देखती है? तो बिस्नी को अपने सिपाही पुत्र एवं मुन्नी को अपने सिपाही भाई का पत्र का मतलब उसको प्रतीक्षा है। वे डाकिये की राह चिट्ठी आने की वजह से देखती है, क्योंकि उसने पिछली चिट्ठी में लिखा था वे बर्मा की लड़ाई पर जा रहे और माँ और बेटी किसी अनिष्ट की शंका के कारण चिट्ठी का इंतजार करती। तो आप लोग 21 को भी कर लीजिएगा। और इससे क्वेश्चन आप लोग को कितना सब्जेक्टिव में मात्र 50 को क्वेश्चन देंगे, सब्जेक्टिव में कितना मात्र 50 को VVI क्वेश्चन देंगे और इसी से आपकी एग्जाम में आएगा और इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। तो आप लोग 21 को कर लीजिए, 22 को ये सभी क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सभी क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं तो आप लोग को PDF अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग को एकदम 0 रुपया में, मतलब बिल्कुल फ्री में आप लोग को ये सब PDF प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल फ्री में आप लोग को PDF प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें 62 023 462। आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करें 62 023 38 462। आप लोग को बिल्कुल फ्री में PDF दिया जाएगा। और इसके बाद इसको भी आप लोग कर लीजिए, जहाँ भयवा मैदान नहीं सही, इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर और कॉपी में लिख लीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है। तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग कमेंट करिए, शेयर करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अपने दोस्त को भी बताइए इस चैनल के बारे में, इस पर कैसा पढ़ाई होता है। और आप लोग से बिल्कुल निःशुल्क, आप लोग से 1 रुपया भी पढ़ाई में नहीं लिया जाता है। तो आप लोग इस कर लीजिए। और बड़े बड़े चैनल पर अभी देखते हो कि 12-12 घंटा का मैराथन लेता है और स्टूडेंट के टाइम को क्या किया जाता है, किल किया जाता है, स्टूडेंट के टाइम को किल किया जाता है। बट इस चैनल पर ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग को कम ही, मतलब 10 से 20 मिनट की वीडियो में आप लोग को 10 से 15 नंबर देकर जाते हैं। तो आप लोग को अब किस सब्जेक्ट में दिक्कत होता है? मैथ में भी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, ना हिंदी में आप लोग को दिक्कत होगा, PCM में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, या बायोलॉजी में भी आप लोग को PCM और भी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी, इस समय तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, ना हिंदी इंग्लिश में। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस सभी क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक